आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि मनुष्य वही विश्वास करना चाहता है जो वो पसंद करता है। यानी सच वो नहीं जो सामने है, सच वो है जो आप देखना चाहते हैं। बचपन में हम सबने वो कहावत सुनी है कि कौवा कान ले गया। समझदार इंसान कान चेक करता है, लेकिन कुछ लोग कौवे के पीछे भागने लगते हैं। आजकल भारतीय राजनीति में मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी ही है। मुद्दा है ईरान इजराइल तनाव, रशिया का तेल और अमेरिका की सो कॉल्ड परमिशन का। तो सबसे पहली बात, यूएस ने भले ही बोला हो कि इंडियन रिफाइनरीज को अब रशियन क्रूड परचेज करने की परमिशन दे रहा है, लेकिन असली बात तो यह है कि हमने कभी रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद ही नहीं किया था। फरवरी 2022 के बाद से लगातार हमारे क्रूड परचेज में रशिया का सिग्निफिकेंट हिस्सा रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि मई 2022 के बाद इंडिया का एटलीस्ट 20% कच्चा तेल हर महीने रशिया से ही आया है और जुलाई 2024 में ये ऑलमोस्ट 45% तक पहुंच गया था। यानी हम जितना भी क्रूड फॉरेन कंट्रीज से लेते हैं उसका लगभग आधा रशिया से आ रहा था। अमेरिका का तो ये भी दावा है कि जनवरी 2026 में हमने अपनी परचेज बंद कर दी थी, लेकिन यही ग्राफ दिखाता है कि हमने 20% से ज्यादा ऑयल तब भी रशिया से खरीदा था और फरवरी में तो ये नंबर और भी बढ़ गया था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि फरवरी में ये नंबर 30% के आसपास पहुंच गया और इस महीने भी रशिया ही इंडिया का टॉप सप्लायर रहा है। ऐसे में ना ये प्रूफ होता है कि इंडिया ने कभी रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद किया था और ना ये प्रूफ होता है कि हम यूएस के कहने पर वापस खरीद रहे हैं। तो कांग्रेस को थोड़ा डेटा भी कभी कभार देख लेना चाहिए और समझना चाहिए कि आउटरीच करने के लिए भी बातों में कुछ सब्सटेंस रखना होता है। अब आता है दूसरा पॉइंट, मतलब अमेरिका का नया नोटिफिकेशन, जिसमें कहा गया है कि ईरान क्राइसिस के बाद इंडिया रशिया से वो कच्चा तेल खरीद सकता है जो 5 मार्च से पहले रशियन पोर्ट से निकल चुका है। अब यहाँ पर भी अमेरिका फर्जी दादा बन रहा है। अमेरिका ये परमिट करे ना करे, इंडिया ने तो ईरान क्राइसिस शुरू होते ही रशिया का कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होते ही रशिया ने 9.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल इंडिया को डाइवर्ट करने का सिग्नल दे दिया था। ये बात 4 मार्च को क्लियर हो गई थी। अमेरिका इस गणित में बाद में कूदा, तो इसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। तो इस तेल को लाने वाले टैंकर्स पहले से ही समुद्र पर मौजूद थे और हाँ, हमने ये तेल खरीदने के लिए यूएस की परमिशन का वेट थोड़ी ही किया, हमने तो पहले से ही इसको खरीदना शुरू कर दिया था। 5 मार्च को लगभग 1.7 बिलियन रशियन टैंकर्स जो कच्चे तेल से लदे हुए थे या तो हमारे पोर्ट्स पर खड़े थे या फिर रास्ते में थे। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडियन रिफाइनरीज ने अब तक 20 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा रशियन ऑयल खरीद लिया है और ट्रेडर से बातचीत चल ही रही है कि और भी सप्लाई मार्च अप्रैल में बढ़ाई जाए। इनफैक्ट इंडिया ये कच्चा रशियन ऑयल अब प्रीमियम प्राइसेस पर खरीद रहा है। इंडिया इंटरनेशनल प्राइसेस से $5 ऊपर रेट देकर रशिया का ये क्रूड ऑयल खरीद रहा है और ये सारी बात सरकार के किसी प्रवक्ता ने नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज की रिपोर्ट बताती है। ऐसे में न ये दावा फिट बैठता है कि हमने अमेरिका के कहने पर रशिया से तेल खरीदना बंद किया है और ना ही ये कि अब हम उनकी परमिशन के बाद ही कच्चा तेल खरीदेंगे। इंडिया ने ये बात हमेशा से क्लियर रखी है कि वो किसी भी देश से कच्चा तेल और गैस केवल और केवल अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए खरीदेगा। State is that we are against the conflict. We are for dialogue and diplomacy. We are for urgent cessation of violence. And we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. किसी के कुछ करने, परमिट करने या ना करने का उसमें सवाल ही नहीं उठता है। हमारी यही लाइन तब भी रही जब अमेरिका हमारे एक्सपोर्ट्स पर 50% का टैरिफ लगा रहा था। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका इस बात का ऐलान चिल्ला कर क्यों कर रहा है। दरअसल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को क्रेडिट लेने का एक पुराना चस्का है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का चिल्लाना हो या फिर अब ये रूसी तेल खरीद का मामला। दरअसल ये अमेरिका अपनी मागा समर्थक पब्लिक को ये दिखाना चाहता है कि वो अभी कितना मजबूत है। और इसके बाद बात आती है कांग्रेस की।
उन्हें समझना चाहिए कि पॉलिटिकल नैरेटिव्स डेटा और फैक्ट से वैलिडेट होते हैं, ना कि कैची ट्विटर पोस्ट से। आज कॉम्प्रोमाइज टर्म पकड़ा है, कल कास्ट सेंसस, परसों चौकीदार चोर स्लोगन और उससे पहले रफेल कंट्रोवर्सी। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म एक्सपायरी डेट वाले होते हैं। जनता को विश्वास है मोदी सरकार पर, जिसने यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में भी तेल की कोई कमी नहीं होने दी। अब ईरान क्राइसिस में भी ऑयल की सप्लाई इंश्योर्ड रहेगी, तो बेहतर रहेगा कि ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पर फोकस करे, ना कि बेसलेस आउटरीच पर। आखिर पॉलिटिक्स में इंटेलेक्चुअल डेप्थ से ही लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी बनती है। देखते रहिए ऑप इंडिया।